ठीक है, अब आ रहा है आवाज ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए आप लोग। दूसरा क्या दे रहा है इसमें, पूछ रहा है कि डिटर्जेंट जो होता है, अपमार्जक जिसको बोल रहे हैं हम लोग, उसमें क्या पाया जा रहा है, क्या है वो। तो सही क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका फॉर्मूला एक देख लेते हैं हम लोग, ऐसे ही बनता है। बेंजीन है ये, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और Na+। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी यानी कि एंगुलर डिस्टेंस किस उपकरण से मापी जाती है। सेक्सटेंट से, ये क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या होता है कि वो एंगुलर डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। मिरर लगा होता है उसमें, उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दूरबीन तो आप जान रहे हैं किसको बोलते हैं, किस काम में आता है दूरबीन, दूर की चीजों को देखने के लिए। और बायनाकुलर, दूरबीन को इंग्लिश में बोलते हैं बायनाकुलर, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर, हाँ उसको अलग अलग जो है स्पेक्ट्रोमीटर, इससे क्या है कि जो विजिबल लाइट है उसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। फिर वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा यानी ऐनक लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या हो जाता है उस टाइम में, क्या समायोजन क्षमता का मतलब क्या हुआ, देखो हम लोग का जो आंख होता है ना, उसमें मसल्स काम कर रहा होता है, उसका नाम है सिलियरी मसल, है ना। यही वीक हो जाता है ये मसल्स, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, देखने में दूर की चीज़ों को पास लाएंगे तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करता है। जैसे भी आपको हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो मेरा आँख का जो फोकस दूरी है वो क्या है, एडजस्ट कर रहा है यही मसल्स, ठीक है। जो जैसे जैसे एज बढ़ता है ये वीक होते जाता है, तो चीज़ें क्या है वो देखने में प्रॉब्लम होता है। तो ऑप्शन बी सही है इसका। हाँ, उसका जो है मैग्निफिकेशन बोलते हैं उसको, आवर्धन क्षमता को, हाँ उसको बढ़ाने के लिए। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाँ हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, पता होगा आपको, किस पे, अनकंट्रोल, हाँ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन। फ्यूजन समझते हैं क्या होता है, क्या, संलयन। संलयन फ्यूज होने का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और फ्यूजन का मतलब होता है क्या, विखंडन यानी टूटना। तो हाँ, फ्यूजन का मतलब अलग होना यानी विखंडन, और फ्यूजन का मतलब एक होना। तो किस चीज का फ्यूजन, हाँ तो हाइड्रोजन का जो एटम है ना, उसका जो है क्या होता है, फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का एटम से दूसरे एटम में, और उसी तरह से वो क्या है, और ज्यादा वो फैलते जाता है। तो उसका यूज इसमें हम लोग करते हैं। किसमें, जैसे हाँ, तो नियंत्रित है तो कंट्रोल्ड वे में होता है उसको, ठीक, तो उसको रिएक्टर में यूज करते हैं। हालांकि जो रिएक्टर होता है फ्यूजन यूज करते हैं उसमें, फ्यूजन वाला, लेकिन अभी और एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है तो फ्यूजन को भी यूज कर रहे हैं बिजली पैदा करने के लिए, ठीक है। तो वो कंट्रोल्ड वाला होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधे और मिट्टी में क्या होते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं ग्रीन कार्बन। पता है क्या होता है, क्या होता है इसमें, देखिए CO2 है, CO2 कहां से लेता है प्लांट, मान लो ये प्लांट है तो इसको वातावरण से ये मिल गया, ठीक है।
अब ये जो CO2 है ये आ जाता है कहाँ पे, प्लांट के सेल में। कहाँ? प्लांट सेल में। और प्लांट सेल में आपको पता है क्या पाया जाता है? क्लोरो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरित। अब इसी के अंदर आके क्या होता है कि ये टूट जाता है, CO2, कार्बन अलग हो जाता है इससे और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाता है। तो प्लांट के अंदर ये जब स्टोर है, कौन? कार्बन के रूप में जब ये CO2 से निकल के कार्बन स्टोर हो जाता है तो उसी को बोलते हैं क्या? ग्रीन कार्बन। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में आपके एक दो चीज और दिया हुआ है जिसको ब्लू कार्बन या ब्लैक कार्बन या ब्राउन कार्बन बोलते हैं। तो ब्लू कार्बन किसको बोलते हैं? ये सवाल पूछेगा ये वाला, ब्लू कार्बन वाला। हो सकता है ग्रीन वाला ना पूछे, तो बार बार पूछा है इस सवाल को, बताइए। यस, जो सी में कार्बन स्टोर रहता है, सी वाटर में, उसको क्या बोलते हैं? ब्लू कार्बन। ब्राउन और ब्लैक? ब्राउन जो है वो किस में रहता है? तो चारकोल में। चारकोल में, चारकोल समझ रहे हैं ना, कोयला वगैरह में। और पेट्रोलियम में रहता है क्या? ब्लैक कार्बन। ठीक है, वहां लिख लीजिए अगर लिखना है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हरगोविंद सिंह खुराना पूरा नाम है उनका। तो ये कौन सा क्या किया था इन्होंने? जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, है ना। जेनेटिक कोड का क्या मतलब हुआ? देखो, इससे तो आपको पता चल रहा है कि जो भी कार्यक्रम इसका होगा जीन के अंदर होगा। जेनेटिक तो वहीं से आया ना, जीन, जीन से ही क्या बना है? जेनेटिक्स। ठीक है। अब तो ये जेनेटिक वाला जो कार्यक्रम है वो कहाँ पे होता है? सेल में। इतना तो बेसिक आपको पता है। सेल के अंदर क्या होता है कि इसका कोडिंग होता है, किसका? नहीं, डीएनए का। डीएनए का कोडिंग होता है किसके अंदर? सेल के अंदर। इसी के बारे में पता लगाया था इन्होंने। ठीक है। और बताया क्या कि जो डीएनए है ना, उसका सिंथेसिस होता है और बहुत डिफरेंट टाइप का कोड सब वहां बनता है। मतलब एक डीएनए का कोड अगर हम लोग निकालेंगे तो इतना कागज लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत ही गहरा रिसर्च इसके ऊपर इन्होंने किया था। इंडियन ही थे, बेसिकली पाकिस्तान के थे, अनडिवाइडेड पाकिस्तान के पहले। उसके बाद ये फिर फॉरेन में ही शिफ्ट हो गए। तो ये इनका बहुत मतलब बार बार पूछता है ये सवाल, इस तो बहुत आप देखेंगे बार बार। एक नाम इसमें आ रहा है विक्रम साराभाई, इनको क्या बोलते हैं? हाँ, फादर ऑफ इंडियन स्पेस। हाँ, इंडियन स्पेस, बस जो सैटेलाइट वगैरह को इन्होंने सबसे पहले वो किया था। और इनका नाम भी आप जान रहे हैं, एक और साइंटिस्ट हैं, क्या नाम इनका? सीवी रमन। हाँ, रमन इफेक्ट इन्होंने डेवलप किया था। इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने हेल्प किया था, जिनका नाम था KS कृष्णन। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, नहीं 16 तो 21। देखो, इसमें कह रहा है मिलान करना है सही से। आरवी कल्चर किसको बोलते हैं? ये कुछ चीज है ना, आपको नाम याद रखना होगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा विज्ञान है, साइंस का ऐसा डेवलपमेंट है इसके अंदर। क्या करते हैं इसके अंदर हम? हाँ, विशेष प्रकार के वृक्षों का, झाड़ियों की कृषि का संरक्षण करते हैं। एपी कल्चर के बारे में आपको पता है कि नहीं? किससे? हाँ, वो शहद से रिलेटेड है, मधुमक्खी से रिलेटेड है, मतलब उसके पालन से। फ्लोरिकल्चर, फूलों का। ठीक है। एक ऑलरिकल्चर है, ये सब्जियों से। आपको बताना है हॉर्टिकल्चर, ये बार बार पूछता है। बागवानी से, हॉर्टिकल्चर, ये चल नहीं रहा है। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बागवानी से संबंधित। एक चीज और पूछते हैं, एक पूछा था एग्जाम में, हिस्टोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। ठीक। उसके बाद 22, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, होकर सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करते हैं, उसके लिए क्या प्रयोग में लाते हैं, या क्या कहलाता है वो, क्या बोलते हैं उसको? आपको ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप बता ही देंगे। आपको ये बताना है कि एंटीबायोटिक्स जो है किससे किससे बनाया जाता है।
ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन इसमें ये है फंगस यानी कवक, दूसरा ऑप्शन है एल्गी, एल्गी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, और चौथा ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया प्लस फंगी। ये दोनों से बनता है, ठीक, नहीं दोनों से। क्वेश्चन पूछेगा तो ये जवाब सही है। आपको नाम एक बताते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस सुने हैं, इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन बनता है, और जो फंगस वाला नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम सुने हैं नाम, इससे बनता है क्या, पेनिसिलिन, ठीक है। एक होता है वैक्सीन, वैक्सीन कैसे डेवलप किया जाता है? मान लो अभी जो वायरस वाला जो केस चल रहा है कोरोना वाला, तो जो दवा जो उसका जो वैक्सीन के रूप में मिल रहा है वो क्या काम कर रहा है, क्या चीज है उसमें डाला हुआ? हाँ, वैक्सीन को क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए क्या करते हैं ना, वीक फॉर्म में उसी वायरस को डालते हैं, वीक फॉर्म में, ठीक है, या फिर वो डेड फॉर्म में रहता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, डेड फॉर्म में रहेगा वही बैक्टीरिया जिसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं, या वो वीक फॉर्म में उसको बैक्टीरिया को वायरस को उसमें डालते हैं। जनरली वायरस के लिए बनता है क्या, तो वैक्सीन। जैसे ही वैक्सीन किसी इंसान को लगाया गया, ठीक, तो एंटीबॉडीज हमारा जो है खुद पे खुद जो इम्यून सिस्टम है एंटीबॉडीज को डेवलप करने लगता है उससे लड़ने के लिए, ठीक, ये बात आप जान रहे हैं। थोड़ा सा इससे अगर और रिलेटेड बात करें तो एक होता है सीरम टेक्नोलॉजी, यानी कि सीरम की मदद से कोरोना का इलाज हो रहा था दिल्ली में, जब वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ। मान लो हमको कोरोना हो गया और ठीक हो गया खुद पे को, ठीक है, यानी मेरा इम्यूनिटी पावर जो है काफी अच्छा था। अब मेरा क्या है, ब्लड ले लिया गया, ठीक, मान लो 350 ml ब्लड निकाल लिए, और इस ब्लड से सीरम को अलग कर लिए, ठीक है। ये जानते हैं ना कि सीरम किसको बोलते हैं? सीरम इंस्टीट्यूट तो है ही, तो नाम पे रखा है सीरम बोलते, मतलब सीरम का क्या मतलब है? मान लो आप एक चीज बताइए, बहुत बेसिक सा सवाल है, ब्लड के बारे में तो आप जानते हैं, रक्त में क्या क्या होता है? हम पूछ रहे हैं ब्लड का कंपोजिशन क्या है। एक ब्लड में होता है लिक्विड हिस्सा ब्लड का, है ना, लिक्विड हिस्सा होता है, एक होता है सॉलिड। सॉलिड बोले तो एकदम लोहा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि ब्लड में लोहा जो है चल रहा है, छर रहा है ब्लड के अंदर। लिक्विड जो है इसको प्लाज्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और इसमें जो सॉलिड फॉर्म में रहता है उसको सेल बोलते हैं, क्योंकि ब्लड का सेल है तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ब्लड, ठीक। ब्लड सेल में आ जाता है क्या आपका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये पता है आपको। उसके बाद ये जो है प्लाज्मा, प्लाज्मा में दो चीज है, क्या क्या है? इसमें वाटर है और प्रोटीन है। प्रोटीन जो है खास करके इसके अंदर जो होता है, कैसा प्रोटीन होता है, क्लोटिंग एजेंट प्रोटीन होता है, जो ब्लड को क्या करता है, क्लॉट करने में हेल्प करता है। और वाटर 95% रहता है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं इसके अंदर, और 6 से 8% रहता है प्रोटीन, ठीक है। अगर इसका बात करें लिक्विड का, तो प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में, और ब्लड सेल जो है वो 45। अब आते हैं यहां पे, प्रोटीन को निकाल दिए अगर प्लाज्मा से, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सवाल, ध्यान रखिएगा, पूछा भी एक एग्जाम में। प्लाज्मा विदाउट क्या, क्लोटिंग एजेंट प्रोटीन। क्यों? क्योंकि अगर क्लॉट हो जाएगा तब तो फिर दिक्कत है, नहीं समझे? ये तो ब्लड जैसे ही बाहर निकालेंगे वो क्लॉट होने लगेगा, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना, तो इसीलिए उसको हटा देंगे इसमें से, क्लोटिंग एजेंट प्रोटीन। इसके बिना, मतलब प्रोटीन जो क्लोटिंग एजेंट प्रोटीन है उसके बिना जो प्लाज्मा है उसी को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, समझ गए। और ये सब मशीन से होता है, हाथ, ऐसा नहीं कि ब्लड निकाले किसी का, हाथ से उसका निकाल के प्रोटीन अलग कर देंगे, नहीं, ये सब होगा कैसे, मशीन से। अब ये जो सीरम है ना, इसके अंदर क्या है, वाटर है, यानी कि प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडीज है। किसी एंटीबॉडीज को, यानी कि सीरम को किसी और आदमी में डाल देंगे,
जो कोरोना से पीड़ित है उसको डाल दिए, तो उसके अंदर भी मेरे बॉडी का एंटीबॉडीज चला जाएगा और वो क्या है, कोरोना से लड़ पाएगा। तो सीरम का यूज उस टाइम में हो रहा था इस तरह से, समझे बात। सीरम के बारे में बस आप एक चीज लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बताइए 25। पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है उसमें? एंटी नोकिंग को इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब समझते क्या होता है? हाँ, अब पूछा इसका फार्मूला क्या है, तब क्या था फार्मूला, क्या नाम है पहले? टेट्रा। टेट्रा का मतलब है, टेट्रा इथाइल है ना, इथाइल का फार्मूला जानते हैं ना, क्या होता है? CH3CH2। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है क्या? C2H5, ठीक। और उसके बाद क्या है अपने पास? लेड है, तो Pb, और एक इधर भी जोड़ दिए C2H5, एक इधर भी जोड़ दिए C2H5, और एक इधर C2H5, 4 हो गया टेट्राइथाइल लेड। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? पता है आपको, लेकिन ये बताना है आपको, ग्लाइकोजन में होता है। इसका क्या काम है? हाँ, जब हम लोग भूखे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, उस टाइम में क्या होता है कि ये बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। एनर्जी कैसे मिलता है हम लोग के बॉडी को? एटीपी के रूप में, यानी कि सेल के लेवल पे वो काम होता है ना, कोशिका के अंदर वो सारा क्रियाकलाप होता है। और आपको जानकारी होगा कि सेल है, सेल में क्या है? न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, किस फॉर्म में? एटीपी में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लिख लीजिए अगर लिखना है, एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा। कोशिका का क्या? ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी क्या? करेंसी। और यहां पे जब हम लोग खाना खाए ना, तो खाना ब्लड में आ गया, एकदम डाइजेस्ट होके ग्लूकोज के फॉर्म में, या एमिनो एसिड के फॉर्म में, प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट हिस्सा है, या फैटी एसिड के फॉर्म में, ठीक है, आ गया। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन आया सेल के अंदर, ध्यान देना। अब ये ऑक्सीजन जो है, हम लोग पहले क्या लिए? ग्लूकोज, ठीक। और ग्लूकोज जो है कहां पे है? साइटोप्लाज्म में, यही ना। साइटोप्लाज्म बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव्य को। ये वाला हिस्सा जो, हाँ, लिक्विड फॉर्म में वो रहता है। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, लिक्विड ही है ना ये, तो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आ गया, ये पायरुवेट में चेंज हो जाता है। हिंदी में भी पायरुवेट ही लिखा था, ठीक, कोई अलग नाम नहीं है। पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, और ये पायरुवेट क्या करेगा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस। और ये क्या करेगा? CO2 का प्रोडक्शन करेगा, साथ ही साथ H2O का प्रोडक्शन करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, और एनर्जी को ये रिलीज करेगा। यही CO2 जो है ना, सेल में स्टोर है, और यहां से डिफ्यूज करके बाहर जो ब्लड सर्कुलेशन वाला जो हम लोग का हिस्सा है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम है, वहां पहुंच जाएगा। और सांस जब छोड़ेंगे तो वही CO2 निकालते हैं हम लोग। अदरवाइज CO2 आता कहां से? कभी आप सोचे हैं? नहीं सोचे, समझे बात। ये रिएक्शन होता है सेल के अंदर। इस ग्लूकोज से जो हम खाना खाए हैं, ये एनर्जी मिलता है हम लोग को, ठीक। और ये एनर्जी कितना होता है? एक एटीपी बराबर कितना होता है इसमें? मतलब 38 एटीपी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, ठीक है, 38। और इस रिएक्शन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, यानी रेस्पायरेशन इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, समझ गए। हम लोग क्या बिना ऑक्सीजन के हम लोग के अंदर रेस्पायरेशन होता है? श्वसन होता है हमारे अंदर बिना ऑक्सीजन के? देखो एक बात और बता देते, कोई इंसान अगर डेड कर गया ना, तुरंत उसका खाना पचना बंद हो जाएगा, मतलब पेट में जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना डाइजेशन संभव नहीं है, डाइजेशन के केस। लेकिन जो मसल्स में क्रैम्प आ जाता है ना,
हाँ, तो वो क्या होता है, यहां तक तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन का स्कार्सिटी हुआ बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बाद ही ये जो पायरुवेट है ना, ग्लूकोज जो पायरुवेट में चेंज हुआ वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, मतलब गेट पास है उसका। अगर नहीं है ऑक्सीजन तो इसमें ना जाके क्या करेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन वो कर देगा। क्या करेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, और यही जो है पेन करता है मसल्स में। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। मान लो आपका कैपेसिटी 250 ग्राम का डंबल उठाने का, 5 kg का उठा लिए, वो भी 20 बार, तब क्या होगा, क्रैम्प आ जाएगा हाथ, फिर हाथ मुंह तक भी नहीं जाएगा, बहुत दर्द करेगा। तो वही केस है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाला रेस्पायरेशन और एनोरोबिक रेस्पायरेशन दोनों होता है। फर्मेंटेशन जो होता है, सुने होंगे, फर्मेंटेशन में कौन सा रेस्पायरेशन होता है, एनोरोबिक रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट वहां भी नहीं है, यहाँ पे है हल्का सा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, कम ही हो जाता है, कंप्लीट हमारे बॉडी से ऑक्सीजन जाएगा नहीं। अब यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर था कितना, डी, 26 का डी हो गया ना, ग्लाइकोजन। लकड़ी के भंजन आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक कौन सा है, एसीटोन और मीथेनॉल। भंजन समझते हैं क्या होता है, डिस्टिलेशन करना बोलते हैं उसको, किसका, इसको फ्लैश डिस्टिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, आसवन भंजन, ठीक है। लकड़ी का, लकड़ी को जब है, हाँ, पानी पहले बॉईल करेंगे, उसका जो ये होता है भाप, उसके साथ उसको रिएक्शन करेंगे, मतलब बहुत हीट टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर, तो उससे जो केमिकल निकलेगा ना, तो यही दोनों निकलेगा, समझ में आ रहा है, और वो जमा हो जाएगा उसमें, मतलब इसका एक सेटअप लगाया जाता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसमें होता है। उसके बाद मछलियों के यकृत तेल में किसकी मात्रा रहती है सबसे ज़्यादा, तो विटामिन डी। कहीं कहीं आप देखिएगा ए भी रहता है दिया हुआ, तो ए भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन डी ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी का क्या है नाम, उसका कैल्सीफेरोल बोलते हैं उसको, ठीक है, कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई को, और सी को, अच्छा एक बात बताइए, मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, और आयरन विटामिन है, अच्छा, और मांस में कौन सा विटामिन नहीं होता, मांस में जो खाते हैं मांस, मीट में विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है, पता, मांस खट्टा लगता है, पता है क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन जानते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो मांस जिस जानवर को आप ला के मुस्कुराता खस्सी को मरोड़ के खा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो विटामिन सी नहीं ली होगी या नहीं खाया होगा वो लोग। होता क्या है कि आपको पता है कि जो एनिमल है ना, उसके बॉडी में विटामिन सी का स्टोरेज नहीं होता है, इसीलिए देखो ध्यान देना, इसीलिए पूछता है सवाल, यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी, यस, इसका स्टोरेज नहीं होता है बॉडी में एनिमल में, तो इसीलिए एनिमल में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता उसके मीट में। उसके बाद पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्राय यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन। मतलब ये भी डिस्टिलेशन का एक टाइप है। आपको पता होगा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अलग अलग टेम्परेचर पे वो क्या है, वहां से उसको निकालते हैं हम लोग, वही प्रोसेस है, तो उसको बोलते हैं क्या, हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे बोलते हैं उसको। सेलुलर फोन का पिता किसको माना जाता है, मार्टिन कूपर, अभी मरे हैं कुछ दिन पहले 2011 के आसपास। मोटरोला कंपनी जो इसके ऑनर भी है, मोटरोला कंपनी का, हाँ, और कब बनाया था इन्होंने, 1973 में, ठीक। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का जो तत्व होता है कितना रहता है, 65% के आसपास रहता है। मानव में कशेरुकी या कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है, हाँ वही तो बोलने वाले थे। होता क्या है कि बच्चों में 33 होता है, इसीलिए बच्चा लोग को दिखेगा जैसे मन तैसे पलट देता है, देखते हो, छोटा बच्चा है 6 महीना 5 महीना का, उसको ऐसे ऐसे करके, क्योंकि
हम लोग के बॉडी में क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्री पीछे यहाँ पे, ये कितना होता है 7, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद होता है थोरेसिक, थोरेसिक ये होता है कितना 12, 7 12 कितना हुआ 19। फिर क्या नहीं वो तो उसके बाद है, वो नहीं, वो तो यहाँ रहता है। और एक उसका नाम है लंबर, ये रहता है 5। और सेक्रल, सेक्रल ये होता है 5। और लास्ट में एल लिखे हैं, ठीक है ना, सेक्रल। और लास्ट में होता है कोकस, ये होता है 1। कॉडल भी बोलते हैं, टेल ह्यूमन बॉडी में। देखिए कितना हो गया, 7 और 12 19 और 5 24। और ये फ्यूज कर जाता है 5, तो कितना हुआ 24 का 25 और एक ये 26, ठीक है। इसलिए 26 पाया जाता है एडल्ट में। किसमें, एडल्ट में। ये ऑप्शन क्योंकि दोनों दिया हुआ है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में लेकिन जब भी रहेगा तो एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे आप उसको 33 ही ओके करके चलिए। लुप्त इसमें कौन सा होगा? लुप्त 26 मतलब 10 में उसमें हो जाता है। हाँ, लुप्त नहीं होगा। अरे अरे देखिए, ये वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ का जो हड्डी है ना, इसी को बोलते हैं ज्वाइंट हो जाता है वो फ्यूज। हाँ ज्वाइंट हो जाता है। ये जो 5 है ना, अलग अलग, इसका एक मिनट बता रहे बाबू, अलग अलग जो कॉलम बना हुआ है ना, ये जुड़ जाता है सारा का सारा, हड्डी जो फ्यूज कर जाता है। हाँ लेकिन इसमें 26 होना चाहिए, आप लोग टिक मारे हुए हैं सही में 33, 26 सही है इसका आंसर, 26 को लगाइए। अगर चाइल्ड पूछेगा तब होगा 33, और लेकिन ये पूछ रहा है ना, मानव में पूछ रहा है, तो मानव का मतलब बच्चा तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें 26, इसको सही कीजिए। दोनों चीज आपको हम बता दिए क्यों होता है, वो आप समझ लीजिए। रक्त, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। इसका ऑप्शन जो है वो सही है आपका। कौन सा क्वेश्चन छूटा नहीं ना है, कौन सा छूट गया? हाँ, इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका, कहाँ गया, 41। कौन सा क्वेश्चन? 41। अच्छा 31 था ना, 41। अच्छा 41। नहीं, इससे पहले जो अभी जो क्वेश्चन हम बोले वो अलग चला गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। इसमें आइए अब इसका 41। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु किसका उपयोग करते हैं? सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे ऊपर सोनार सिस्टम लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो ये क्या, पहले उस अल्ट्रासाउंड उसके पास जाएगा, उससे टकरा के वापस आ जाएगा। मतलब जो साउंड जाएगा उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाएगा अल्ट्रासाउंड, तो पता चलेगा कितना डिस्टेंस पे। तो अमूमन जो है इसमें यूज करते हैं किसमें, पानी वाला जहाज में इसका प्रयोग होता है, नाव वगैरह। अल्ट्रासाउंड बोलते रहे हैं, अल्ट्रासाउंड यानी साउंड वेव का यूज होता है। किसका? साउंड वेव। हाँ वही तो पराध्वनि, उसी को बोलते हैं ना, अल्ट्रासाउंड इसी को बोलते हैं, पराध्वनि अल्ट्रासाउंड, दोनों ही चीज एक ही बात है। लिख लीजिए, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। पीतल मिश्रण है किसका? और इसको पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। और ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है, यानी कांस्य किसका मिश्रण होता है? ब्रॉन्ज जो होता है तांबा और टीन का। ब्रॉन्ज, तांबा, कॉपर और एसन, टीन का। आपको बताना है कि हाँ वो तो रहता है, कंपोजिशन अलग अलग रहेगा, वो कोई इश्यू नहीं है। इसको अलग अलग कंपोजिशन मिलाएंगे तो नाम चेंज भी हो जाता है, ठीक है। आप ये एक बात बताइए कि ये जो दिया हुआ है टीन और जस्ता, इससे क्या बनता है? देखो टीन जस्ता जो दिया है ना, इसी में अगर कॉपर भी मिला देंगे तब भी ब्रॉन्ज बनेगा। तो वहां पे लिख लीजिए कि प्लस प्लस करके Cu लिखिए और बराबर लिख लीजिए क्या, ब्रॉन्ज, तब उसको भी ब्रॉन्ज ही बोलते हैं। और टीन और चांदी जो लिखा हुआ है ऊपर वाला पहला वाला आंसर, टीन और चांदी, इससे क्या होता है, पहले सोल्डर का यूज पहले भी होता था, अभी भी होता है। सोल्डर समझते हैं ना, मोबाइल का जो किट वगैरह को जोड़ते हैं सोल्डर, तो उसमें इसका यूज होता है, टीन का और चांदी का। हाँ वही ना बोल रहे हैं, पूरा बात तो सुनो पहले।
एल्युमिनियम और लेड का यूज होता था ना, पीबी का, तो इसकी जगह पर ये क्योंकि पॉइजनस है होता है लेड, और ये जब उसको चिपकाएंगे तो ये गैस बन के जाता है, तो बहुत बड़े पैमाने पे इसका अगर फैलाव हो रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इसका यूज बंद हो गया है। तो अब क्या यूज करते हैं, टीन और चांदी को। तो लिख लीजिए सोल्डर सामने उसके। अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नॉर्वे मतलब में नहीं, ऐसे होता है चीन और रसिया में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नॉर्वे कैसे दिया है? नॉर्वे दोनों वर्षा केंद्र नॉर्वे के द्वारा आप ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो खैर ठीक है, वो तो कंट्री का बात है। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का आपको बताना है किस गैस की वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ठीक। इससे कौन सा एसिड बनता है और इससे कौन सा? इससे बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे बनता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। और यही दोनों गैस के फॉर्म में, क्योंकि ये उड़ के गया और बादल के पास जाके रिएक्शन करता है पानी से, और ये बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बनाता है नाइट्रिक एसिड, और यही दोनों पानी के साथ बरसता है नीचे, तो अम्लीय वर्षा। इसी वजह से क्या खराब हो रहा है? ताजमहल, है ना। ताजमहल पूछता भी है क्वेश्चन की उसका क्षय जो हो रहा है, कलर डिस्कलर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? तो इसी की वजह से। अब 56, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन आपने गलत मारा हुआ है, इसका ऑप्शन क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, फाइब्रिन होता है इसका आंसर, ठीक है। क्या आंसर सही है इसका? फाइब्रिन। बताते हैं क्यों, बता रहे हैं, एक सेकंड। फाइब्रिन पता है क्यों? ये जो ये जो है आपका दिया थ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्लेटलेट से निकलता तो ठीक है, ये इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्या करता है ना कि फाइब्रिनोजेन को चेंज कर देता है किसमें? फाइब्रिन में, ठीक है। और इसी वजह से फाइब्रिन जो है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन सही क्या है इसका? फाइब्रिन। बी 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 बी। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? 55 नहीं बताया। अच्छा, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा जो है उसी को हम लोग वहां पे यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोलर सेल, है ना। या इसी का दूसरा नाम क्या है? नहीं, वोल्ट नहीं, फोटोवोल्टिक सेल। क्या? फोटोवोल्टिक सेल, इसी को बोलते हैं सोलर सेल, ठीक है। इंसुलेटर के रूप में पूछता है, क्या यूज करते हैं इसमें? सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। इंसुलेटर का रूप में सिलिकॉन यूज किया जाता है। लिख लीजिए कहीं पे, वहीं पे। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? जो कि इलेक्ट्रिसिटी या हीट को क्या करता है? रोकता है, वो कंडक्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे लकड़ी इंसुलेटर है, लेकिन कॉपर या जो एल्युमिनियम होता है वो क्या? कंडक्टर है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट है कंडक्टर, सुचालक नहीं है ग्रेफाइट। हाँ, सुचालक अपवाद है वो, सुचालक। इसलिए पेंसिल से बिजली नहीं छूना चाहिए। अगर उसका जो दूसरा एंड है वो अगर प्लेन किया हुआ है, छीला हुआ एंड है, तो करंट मार सकता है, ठीक। मार नहीं सकता, मारेगा ही मारेगा, छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। अब 57, मानव शरीर में चाहिए, तो ये आरबीसी, यकृत सेल, डब्ल्यूबीसी दिया, तो आरबीसी जो है उसमें नहीं पाया जाता, ठीक। हाँ, वही केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, आरबीसी सही है, एक पहला ऑप्शन। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेके जाता है? यानी ओवरी से लेके जाता है कहाँ? यूटेरस तक, तो फैलोपियन ट्यूब, ये सही है। उसके बाद मेगा ब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत डेंजरस बीमारी है ये। एक्चुअली में इस विटामिन का कमी माँ को हो जाता है, माँ की वजह से उस बच्चे में ये बीमारी आ जाता है। किस बीमारी की? कौन सा विटामिन? एक्चुअली में होता है विटामिन B12 से, सुन लीजिए। लेकिन होता क्या है कि विटामिन B9 यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो किस सेंस में दिया नहीं पता, लेकिन अगर दिया है, अगर इसमें से अगर बात करें तो ये भी होता है, क्योंकि इससे भी एनीमिया होता है, ठीक है। एनीमिया होता है, रक्त अल्पता,
और इससे भी एनीमिया होता है, लेकिन ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण ये है विटामिन B11 होता ही नहीं है, B11 नहीं होता है, तो फॉलिक एसिड B11 थोड़ी है, क्या है B9 को ही ना बोलते हैं फॉलिक एसिड। वो इसको कंसीडर नहीं करते हैं ना, B11 बोल के कोई विटामिन का नाम नहीं, समझे बात। इसके अंदर जो बीटा मर है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है, समझे। अब तो मेगालोब्लास्टिक B9, ठीक है। अच्छा, सी से कौन सा बीमारी होता है कमी से? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता? फूल। एक होता है क्या, दो तरह का प्लांट, अगर क्लासिफिकेशन आप लोग जानते हैं, प्लांट को दो हिस्सों में बांटा गया, एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, एक को बोलते हैं फेनेडोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, फेनेडोगेम बोलते हैं जिसमें फ्लावर होता है, ठीक। तो फ्लावर जिसमें नहीं होगा तो क्रिप्टोगेम्स, वो तीन हिस्सों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है ये, इसमें नहीं पाया जाता फूल। इसका कभी पेड़ प्लांट देखे हैं आप? कहाँ देखे? जो शादी में या फिर जो बुके में जो दिया जाता है, जो ग्रीन कलर का जो पत्ता पत्ता रहता है ना, सिलेजिनेला बोलते हैं उसको, फर्न बोलते हैं, हाँ, तो वो है इसका एग्जाम्पल, उस प्लांट में नहीं होता। उसके बाद आइए नेक्स्ट, हाँ, सजावटी पौधे के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो ये होता है कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल कहाँ संपन्न होता है, आपको ध्यान रखना, कहाँ पे? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, ये हाँ वहां पे ना, ये वहां क्रेब साइकिल होता है। ये होता है किसके अंदर? तो थैलेक्वाइड के अंदर। थैलेक्वाइड बोलते हैं किसको? जो ग्रेना होता है ना, ग्रेना जो है, बहुत सारा ग्रेना मिल जाता है तो उसको थैलेक्वाइड बोलते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। हाँ, क्लोरोफिल, हाँ उसके अंदर पाया जाता है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवी संबंध दिखाता है? लाइकेन। पहली बात बताइए, डायटम क्या है? क्या है वो? डायटम क्लासिफिकेशन का बात करें तो किसमें इसको रखते हैं? क्लासिफिकेशन में 5 क्लासिफिकेशन है अपने पास, क्या क्या? मोनिडा, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमेलिया और प्लांटी। तो प्रोटिस्टा में आता है, प्लांटी में नहीं। और स्पायरोगायरा क्या है? एल्गी है। एल्गी समझते हैं, काई को जो बोलते हैं, तो ग्रीन एल्गी है स्पायरोगायरा। और उसके बाद एनाबीना क्या है? वो मोनिडा में आता है, बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, लिख लीजिए अगर लिखना है तो, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। BGA, इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एनाबीना को। नील हरित शैवाल। उसके बाद लाइकेन। अब मेन बात ये है लाइकेन के ऊपर, तो लाइकेन जो है ये दो हिस्सों में बना होता है। एक बना हुआ है किससे मिलके? तो एल्गी, और एल्गी के बाद एक और क्या रहता है इसके अंदर? तो फंगस। अब आपको बताना ये है कि दोनों काम क्या करता है, मतलब सिम्बायोसिस रिलेशन में तो है, लेकिन एक दूसरे को क्या सहयोग करता है ये, क्योंकि एल्गी आपको पता है प्लांट है, ये खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस के बाद, इसको खाना दे देगा एल्गी को, मतलब फंगस को, और फंगस क्या करेगा? इसको शेल्टर देगा, आश्रय। हाँ, तो इसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, यानी कि सहजीवी संबंध, ठीक। नेक्स्ट, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है, तो इसका ऑप्शन जो सही है, प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है वहां, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। हाँ, रिफ्रैक्शन, हाँ, इसका दोनों का मतलब तो आप जान रहे हैं। रिफ्लेक्शन होता है किसी सरफेस पे जाके स्ट्राइक करके वहां से लौट जाना, और रिफ्रैक्शन क्या होता है? उस सरफेस से पार कर जाना, ठीक है। जो भी मीडियम हो उसके बारे में बात हो रहा है, मीडियम से। उसके बाद जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो श्वेत रंग के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ये तो नहीं है, वो नंबर तो वही लिया गया है सर, अलग अलग अलग। अरे तो ठीक है, उसका ये कह रहा है अलग अलग चाल से गुजरती, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती, उसका अच्छा प्रक्षेपण क्यों होता है, ठीक है, तब आंसर सही है इसका। ऐसे वो क्या करता है? परावर्तित होता है उस पर। प्रिज्म जो होता है ना, उसका जो शीशा बनाया गया होता है इस डिजाइन से कि वो
रिफ्लेक्ट करता है अंदर से, इसलिए वो अलग अलग कलर में दिखता है। मेरा कहने का मतलब ये था। द्रवों में घर्षण को क्या बोलते हैं आपको पता है? श्यानता। विस्कोसिटी बोलते हैं जिसको। बर्नौली का प्रमेय जो थ्योरम है वो किसका संरक्षण का बात करता है? तो ऊर्जा का संरक्षण का बात करता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है? वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जितना भी होता है सब वीक एसिड होता है, ठीक। तो ये ऑर्गेनिक है, एसिटिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। देख रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसका दूसरा नाम आपको बताना है। इसका यूपिक नेम क्या है? इथेनोइक। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन हो गया इसमें। दो कार्बन जैसे हुआ तो क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। अब इसमें दिया रहा है कि डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिसमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने पर पता चलता है। एलपीजी के अंदर जो प्रोपेन और ये ब्यूटेन भरा होता है ना, इसमें स्मेल नहीं होता है। इसी वजह से स्मेल रोटेड मतलब सड़ा हुआ जो बंधा गोभी होता है उसका स्मेल आता है सल्फर का प्रोडक्ट से, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। नाम लिख लीजिए। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड, प्रोटीन और एसिड। एक सवाल इसमें और बनता है कि क्या जो प्रोटीन संश्लेषण का क्या सही जो है वो डायरेक्शन है? तो न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए, आरएनए। यहां से फिर क्या बाहर निकल गया, यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है फिर? नहीं, साइटोप्लाज्म में क्या? एमिनो एसिड बनेगा, ठीक है। और यहां से फिर ये कहां जाएगा? तो राइबोसोम में। तब यहाँ पे क्या प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये चला जाएगा मॉडिफिकेशन होने के लिए कहां पे? तो गोल्जी बॉडी में, ठीक। गोल्जी बॉडी। उसके बाद आइए नेक्स्ट में। 68 तो हो गया ना? किस में बता देते हैं इसमें। 1 मिनट रुक जाइए। और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? अच्छा, एक क्वेश्चन बचा हुआ है 93, 88 भी है। अधिकांश एंजाइम किस तापमान पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो जो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है ना उस पे तो 36 डिग्री के आसपास, ठीक है। ये ऑप्शन 20 से जो 35 है वो सही है, ज्यादा एक्टिव रहता है एंजाइम। अब उसके बाद है 93, ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पति का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? देखो इसमें क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। एक होता है ex-situ कंजर्वेशन और एक होता है in-situ कंजर्वेशन, ठीक। और ये ex-situ। तो इसमें बात कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस वाला जो है वो कैसा है। तो ग्रीन हाउस का जब खेती कर रहे हैं ना, ऐसे प्लास्टिक से आप देखते हो घेर देता है, उसके अंदर पेड़ पौधा सब्जी वगैरह उगाता है। तो ये स्पेशली क्या है, इसको हम लोग बनाते हैं खुद से इस तरह का एरिया को ना, मतलब हम लोग इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं। तब होता है क्या ex-situ, मतलब उसका नेचुरल हैबिटाट के बाहर, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। इन सिटू में क्या होता है कि उसके नेचुरल हैबिटाट पे ही उसको जाके हम लोग कंजर्व करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जू इन ex-situ कंजर्वेशन। जैसे कि कोई गार्डन क्या है वो ex-situ, जैसे कोई क्रॉप फील्ड है ना वो भी क्या है ex-situ। अगर इन सिटू का बात करें तो इसमें आ जाता है नेशनल पार्क, आप सुने होंगे ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुने हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व सुने हैं। यहाँ क्या होता है कि उस जानवर का जिसको प्रोटेक्ट करना है या उस स्पीसीज का, प्लांट स्पीसीज का जिसको प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है और ह्यूमन एक्टिविटी को वहां पे बंद किया जाता है या परमिटेड रहता है। भारत सरकार से आप परमिशन लेके ही जा सकते हैं, मतलब उसका नेचुरल हैबिटेट में ही उसको हम लोग प्रोटेक्ट करवा रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं उसको क्या इन सिटू। और अगर हम लोग स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब वो क्या है ex-situ, ठीक है। हमको लगता है हो गया, ठीक है, रहने देते हैं। थैंक यू। पूछना है आप किसी को, कुछ पूछना है तो बोलिए। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल रहे हैं ना आप? हाँ, तो वही पूर्ण का मतलब कंप्लीट,
मान लो कि लाइट हम मारे किसी शीशा के ऊपर और पूरा वो रिफ्लेक्ट हो गया, तो क्या हुआ? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो टर्म है ना, वो तो यूज करने के ऊपर क्या उसका वेरिएशन, उसको ऐसे यूज करेंगे। आप क्या पूछ रहे थे? देखो मिथाइल मरकप्टेन जो है ये भी क्या है, उसी के तरह क्या है, एक पॉलीमर है। किसकी तरह? जो इथाइल मरकप्टेन है। लेकिन क्या है अंतर है कि ये इससे एक चेन ये कम है। जैसे इथाइल का बात करते हैं तो C2H5 होता है और इससे एक ये जो CH2 का इसमें अंतर है। लेकिन इसका कैरेक्टर में काफी चेंज हो जाता है। इसमें स्मेलिंग कैरेक्टर नहीं, बात समझे, और इसमें स्मेलिंग कैरेक्टर है और कुछ नहीं है। दोनों क्या है कि उसका कंपाउंड है सल्फर का, समझे। उसमें जैसे जैसे हम लोग इसके मतलब आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप को, तो एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे उसका नाम बदलते जाएगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज करेगा। दोनों रहेगा तो आपको इथाइल वाला लगाना। चलिए ठीक है, थैंक यू।